हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडिटोरिया करंट अफेयर बुक लेकर आई हूँ जो वार्षिकी 2025 निकाला गया है। ये जो बुक है जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक का इसमें संकलन दिया गया है और इसमें समसा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो है और 15 प्रैक्टिस सेट सहित यह बुक नया निकाला गया है। तो चलिए आज की क्लास में मैं सबसे पहले न्यूज @365 करती हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं न्यूज @365। न्यूज @365 में सबसे पहले है G20 शिखर सम्मेलन 2024। 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में संपन्न हुआ। इसका थीम था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु हैं जो देखते हैं सामाजिक समावेश, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, अरबपतियों, ऊर्जा परिवर्तन के उपाय, वैश्विक शासन सुधार और जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के साथ साथ 2025 में COP30 का समर्थन करना। COP30 जो है यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन होगा। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देकर देश संचालित साक्ष्य आधारित कार्यक्रमों का समर्थन करता है। वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार लाना, सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ाना। भारत G20 के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर अक्षय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में दोतरफा निवेश को बढ़ावा देना है। भारत और इटली ने संयुक्त रणनीति कार्य योजना 2025-29 का अनावरण किया, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को रेखांकित करती है। भारत चीन सीमा पर सैन्य बलों की वापसी में हुई प्रगति को दोनों देशों ने स्वीकार किया। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दे पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के दौरान G20 को राज्य सरकार प्रमुखों के स्तर पर उन्नत किया गया। भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2023 में अफ्रीकी संघ को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2025 तथा 2026 में G20 की अध्यक्षता क्रमशः दक्षिण अफ्रीका और USA को सौंपी गई। आगे देखेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिला। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, जबकि जेड वेंस को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 132 सालों में डोनाल्ड ट्रंप दूसरा गैर लगातार कार्यकाल जीतने वाले पहले राष्ट्रपति हैं और 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ऐसा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के निर्वाचित होने वाले सबसे उम्रदराज 78 वर्ष के राष्ट्रपति बन गए हैं। पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सदस्य और लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गवार्ड को ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रपति खुफिया निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। चुनाव के विजेता को 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव है, जिसमें अमेरिका के नागरिक निर्वाचन मंडल के सदस्य के लिए मतदान करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो जाएगा प्राइमरी और कॉकस, दूसरा राष्ट्रीय संवहन, तीसरा चुनाव प्रचार, चौथा आम चुनाव और पांचवा निर्वाचन मंडल। प्राइमरी और कॉकस चुनाव जो है यह रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए प्रत्येक राज्य में प्राइमरी चुनाव और कॉकस आयोजित करती है। राष्ट्रीय सम्मेलन।
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का आधिकारिक नामांकन होता है। निर्वाचक मंडल। प्रत्येक राज्य में निर्वाचकों की एक निश्चित संख्या होती है तथा किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 538 में से 270 निर्वाचक मतों की आवश्यकता होती है। रिपब्लिकन पार्टी को 50.4% मत और 312 निर्वाचक मत प्राप्त हुए, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी को 48% मत एवं 225 निर्वाचक मत प्राप्त हुए। नोट में देखेंगे, अमेरिका में निर्वाचन मंडल प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे पात्रता। यूएसए का जन्मजात नागरिक, 14 वर्ष से यूएसए का निवासी, उम्र कम से कम 35 वर्ष। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है यह 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसका विषय था न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। कजान घोषणा पत्र। व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए सीमा पर भुगतान के लिए स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देना। ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज। ब्रिक्स अनाज विनिमय और ब्रिक्स सीमा पार भुगतान प्रणाली की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए समझौता हुआ है। ब्रिक्स के विस्तार के लिए 13 देशों को आमंत्रित किया गया, जिसमें क्यूबा, बोलीविया, बेलारूस, तुर्की, अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलियंस बनाने की भारत की पहल को मान्यता दी गई। ब्रिक्स शब्द का आविष्कार ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया था। वर्ष 2006 में समूह ने सर्वप्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। ब्रिक्स का महत्व। वैश्विक जनसंख्या का लगभग 41% भागीदारी, वैश्विक जीडीपी का 24% हिस्सा, वैश्विक व्यापार में 16% का योगदान। आगे देखेंगे बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहटा में राज्य के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्देश्य वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल के जरिए लॉजिस्टिक को मुख्य बिंदु में देखेंगे। उद्घाटन वाले दिन ही यहां से 90 कंटेनरों की पहली खेप रूस भेजी गई। ड्राई पोर्ट अथवा सूखा बंदरगाह को इनलैंड पोर्ट भी कहते हैं। यह एक प्रकार का कार्गो टर्मिनल है जो रोड या रेलवे नेटवर्क के जरिए बंदरगाह से सीधा जुड़ा होता है। विभिन्न जगहों से बंदरगाहों तक माल लाने और ले जाने के दौरान ड्राई पोर्ट एक सेतु के रूप में काम करता है। यहाँ कंटेनर और अन्य सामानों को अस्थायी रूप से रखा जाता है, फिर जरूरत और समय के अनुसार माल को ड्राई पोर्ट से बंदरगाहों या अन्य गंतव्यों तक पहुँचाया जाता है। बिहटा आईसीडी भारत भर के प्रवेश द्वार बंदरगाहों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा है, जिनमें शामिल है पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र में न्हावा, गुजरात में मुंद्रा। बिहार ड्राई पोर्ट को प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर स्थापित किया गया है। आगे है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी में देखेंगे। विश्व भर में 1.1 अरब से अधिक लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी के आधे से अधिक बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं। सर्वाधिक गरीबी वाले देश भारत 234 मिलियन, पाकिस्तान 93 मिलियन, इथोपिया 86 मिलियन, नाइजीरिया 74 मिलियन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 66 मिलियन है। इन 5 देशों में वैश्विक गरीबी की हिस्सेदारी
48.1% है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई द्वारा विकसित किया गया। इसे पहली बार वर्ष 2010 में जारी किया गया। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है पहली बार 2010 में जारी किया गया। वैश्विक एमपीआई 3 आयामों और 10 संकेतों का उपयोग करते हैं। एमपीआई 0 से 1 तक होता है तथा उच्चतर मान उच्च गरीबी को दर्शाता है। नोट में देखेंगे भारत का एमपीआई मूल्य 0.015 है। जैव विविधता सम्मेलन सीबीडी का 16वां संस्करण हाल ही में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 24 तक जैव विविधता का सम्मेलन का COP16 कोलंबिया में आयोजित किया गया। COP16 आनुवंशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम सूचना के उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए कैली फंड की स्थापना की गई है। स्वदेशी समूहों और स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए एक अस्थायी सहायक निकाय की स्थापना की जाएगी। जैव विविधता पहलों का समर्थन करने के लिए 2030 तक प्रति वर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर सुरक्षित करने में सहायता के लिए नई संसाधन जुटाने की रणनीति विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन, जैव विविधता पर सम्मेलन। जैव विविधता सम्मेलन सीबीडी 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम था। सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। सीबीडी को 196 देशों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। अमेरिका एकमात्र संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश है जिसने इस अभी समय की पुष्टि नहीं की है। COP16 का मुख्य लक्ष्य 30x30 लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाना है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित की गई। शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच हो रहा है। यह आयोजन लगभग 9 वर्षों में किसी भारतीय अधिकारी द्वारा पाकिस्तान की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में हुई थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया। वर्तमान में एससीओ के 10 पूर्ण सदस्य हैं: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान। ईरान जो है 2023 में और बेलारूस 2024 में इसका सदस्य देश बना। एससीओ के 2 अस्थायी निकाय हैं जिसका सचिवालय बीजिंग में है। ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति जो क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है। 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। शास्त्रीय भाषा भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में काम करती है जो प्रत्येक समुदाय के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मील के पत्थर का सार प्रस्तुत करती है। पृष्ठभूमि में देखेंगे भारत सरकार ने वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए। इसके प्रारंभिक ग्रंथों, अभिलेखों, इतिहास की अत्यधिक प्राचीनता 1000 वर्ष से अधिक है। प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह जिसे
वक्ताओं की पीढ़ी द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। तीसरा है साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। चौथा है शास्त्रीय भाषा और साहित्यिक आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक विसंगति भी हो सकती है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, ये 6 भाषाएं जो हैं यह शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब इसमें 4 और शास्त्रीय भाषा को जोड़ने का निर्णय 5 नई भाषाओं को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। पहले से 6 था और अब 5 यानी 11 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएगा। जैसे 5 नवीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है 11 हो गई है। भाषाओं से संबंधित राज्य, मराठी का संबंध महाराष्ट्र से है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का संबंध जो है यह पाली भाषा और प्राकृत भाषा से हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का संबंध बंगाली भाषा से है और असम का संबंध असमिया भाषा से है। आगे देखेंगे नेपाल, भारत, बांग्लादेश त्रिपक्षीय समझौता। हाल ही में नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इसके मुख्य बिंदु है नेपाल प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक भारत के रास्ते बांग्लादेश को अपनी अतिरिक्त बिजली निर्यात करेगा। भारत नेपाल से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा। पहले चरण में नेपाल भारतीय भूभाग के रास्ते बांग्लादेश को 40 मेगावाट पनबिजली निर्यात करेगा। बिजली की प्रति यूनिट 6.4 तय की गई है। बिजली के निर्यात से नेपाल को सालाना करीब 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होगी। यह दक्षिण एशिया में सीमा पार ऊर्जा सहयोग की दिशा में एक व्यापक गति को रेखांकित करता है। आगे देखेंगे PSLV C-37 मिशन की ऊपरी चरण पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया। इसरो के अनुसार 7 साल पहले 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाले PSLV C-37 रॉकेट का ऊपरी चरण फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष मलबे को कम करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है तथा वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त करने के इसरो के लक्ष्य का समर्थन करती है। इसके मुख्य बिंदु में देखेंगे इसरो का लक्ष्य PSLV के ऊपरी चरणों के कक्षीय जीवन काल को घटाकर 5 वर्ष करना है। इसरो के अनुसार उपग्रहों को पहुंचाने के बाद ऊपरी चरण जिसे PS4 के रूप में जाना जाता है को लगभग 470 × 494 किलोमीटर के कक्ष में छोड़ दिया गया था। समय के साथ इसकी कक्षीय ऊंचाई मुख्य रूप से वायुमंडलीय खिंचाव के कारण कम हो गई है। PSLV C-37 को 2017 में लॉन्च किया गया जिसने एक बार में 104 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें 101 विदेशी उपग्रह थे। आगे है भारत का 5वां चंद्र मिशन ल्यूपेक्स। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स को मंजूरी दी है। लूपेक्स भारत के इसरो और जापान के जेक्सा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे यह मिशन मुख्यतः चंद्रमा के संसाधनों विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा। लूपेक्स को चंद्रमा की सतह पर 100 दिन तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ड्रिलिंग और साइट पर प्रयोगों के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करके उन क्षेत्रों का पता लगाएगा जो स्थायी
करके उन क्षेत्रों का पता लगाएगा जो अस्थायी रूप से छायादार स्थान है, जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। लुपेक्स की जानकारी भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाले मिशनों की योजना बनाने में मदद करेगी, जिसमें वे मिशन भी शामिल है जो चंद्रमा के नमूने वापस धरती पर जा सकते हैं। यह मिशन चंद्रमा पर एक अस्थायी मानव उपस्थिति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, चीतों का दूसरा निवास स्थान। कूनो नेशनल पार्क में 1 साल से ज्यादा समय तक कैद रहने के बाद 2 दक्षिण अफ्रीकी चीते अग्नि और वायु को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। गांधी सागर कूनो नेशनल पार्क के बाद चीतों की मेजबानी करने वाला भारत का दूसरा स्थल बन जाएगा। प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य देश में 1952 में विलुप्त घोषित किए गए चीतों की आबादी को बहाल करना है। इसमें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना शामिल है। आगे है रतन टाटा। 9 अक्टूबर 2024 को भारतीय उद्योग जगत के महान नेता और दयालुता के प्रतीक रतन टाटा का निधन हुआ। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी ज़ोरोएस्ट्रियन परिवार में हुआ। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2021 में असम वैभव, 2008 में पद्म विभूषण, 2000 में पद्म भूषण शामिल है। उपलब्धियां में देखेंगे वर्ष 1991 में वे JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष बने। 1991 से 2012 तक रतन टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के बड़े समर्थक हैं और उन्होंने अपने 65% से अधिक शेयर दान में दे दिए हैं। उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जो एक कम लागत वाली कार थी जिसका उद्देश्य भारतीय जनता को किफायती परिवहन उपलब्ध कराना था। उन्होंने महत्वपूर्ण संगठनात्मक सुधार लागू किए, जैसे सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना और युवा प्रतिभाओं को नेतृत्वकारी भूमिकाओं में बढ़ावा देना। वर्ष 2008 में फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। जनवरी 2022 में टाटा समूह द्वारा सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। हाल ही में आयोजित इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन में यह स्पष्ट किया गया कि भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। इसके मुख्य बिंदु में देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील मिलकर दुनिया का 80% इथेनॉल उत्पादित करते हैं। USA मुख्य रूप से मक्का से और ब्राजील गन्ने से इथेनॉल उत्पादित करते हैं। भारत सरकार ने 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। बाजार में E20 पेट्रोल और E100 ईंधन पेश किए गए हैं। इथेनॉल, जिसे इथिल एल्कोहल C2H5OH भी कहा जाता है, उत्पादन इसका होता है गन्ना, मक्का और गेहूं से किया जाता है। इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप है। बिहार में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का आदेश। हाल ही में बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया। इसके मुख्य बिंदु में है, यह अभियान सबसे अधिक प्रभावित जिलों जैसे वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान, समस्तीपुर में चलाया जाएगा। इन जिलों में नीलगाय की कुल संख्या करीब 3 लाख है, जबकि जंगली सुअरों की संख्या करीब 67,000 है। नीलगाय और जंगली सुअरों से फसल को नुकसान पहुंचाने पर वन विभाग किसानों के प्रति हेक्टेयर
50,000 रुपये का मुआवजा देता है। बिहार के 34 जिलों में नीलगाय और 30 जिलों में जंगली सुअरों की वजह से फसलें नष्ट हो रही है। नोट में देखेंगे, हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने भी सूखे से प्रभावित वाले क्षेत्र के समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया है। चंद्रयान 4 मिशन। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रमा के लिए चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आने और नमूना लाने की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है। इसके मुख्य बिंदु देखेंगे, चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2004.06 करोड़ राशि स्वीकृत किया है। लौटाए गए नमूनों का विश्लेषण चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के साथ साथ दोनों के आंतरिक भाग को समझने के लिए बेहद उपयोगी है। एक मैन मिशन टू मून अनंत। भारतीय अंतरिक्ष यान के चंद्रमा पर उतरने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करेगा। चंद्रयान 4 के अलावा इसरो को शुक्र ग्रह के रिसर्च के लिए भी मंजूरी मिली है। आगे देखेंगे 23वें विधि आयोग का गठन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। विधिक आयोग में देखेंगे, विधि आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से कानूनी सुधारों के लिए कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए की जाती है। इसके मुख्य बिंदु में देखेंगे, विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। 1834 में चार्टर एक्ट 1833 द्वारा यह सशक्त है। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। मार्च 2024 में विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। आगे है त्रिपुरा में शांति समझौता। हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा राज्य के साथ मिलकर नेशन लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुख्य प्रावधान NLFT और ATTF ने हिंसा का रास्ता छोड़ने, अपने सभी हथियार और गोला बारूद त्यागने तथा अपने सशस्त्र संगठनों को भंग करने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के कारण लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। सरकार ने उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जहां दोनों उग्रवादी समूह सक्रिय थे। NLFT और ATTF ने राज्य में 35 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करके त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डेंगू के खिलाफ भारत का पहला वैक्सीन। ICMR और पैनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेगी-ऑल के साथ भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण रोहतक में शुरू किया।
इसके मुख्य बिंदु है यह परीक्षण 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 सदस्य पर किया जाएगा। पेनिसिया की वैक्सीन में डेंगू के सभी 4 सीरोटाइप के जीवित कमजोर संस्करणों का इस्तेमाल किया गया है। एक प्रभावी टीका विकसित करना जटिल है क्योंकि इसे सभी 4 डेंगू वायरस सीरोटाइपों में अच्छी प्रभावकारिता हासिल करनी है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। यह वायरल संक्रमण है जो एडिज मच्छरों से लोगों में फैलता है। डेंगू भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामले में वर्ष 2024 में भारत में 75 से 80% मामलों में लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। आगे देखेंगे वक्फ संशोधन और इसका विधेयक 2024। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। विधेयक में प्रमुख प्रावधान। विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। पहले वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होने जरूरी नहीं है। मुस्लिम सदस्य में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से कम एक सदस्य होना चाहिए। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी एक सदस्य होने चाहिए अगर इनके पास राज्य में वक्फ है। आगे है विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधान को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। पहला हो जाएगा पंजीकरण, दूसरा हो जाएगा वक्फ के खातों का प्रकाशन और तीसरा हो जाएगा वक्फ बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन। विधेयक केंद्र सरकार को CAG या किसी नामित अधिकारी से वक्फ के खाते का ऑडिट कराने का अधिकार देता है। नोट में देखेंगे वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों, सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगबंदिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। आगे देखेंगे IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC
1860 दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। भारतीय न्याय संहिता BNS 2024। भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुई। IPC 1860 में 23 अध्याय 511 धाराएं थी, जिसे BNS 2023 में 20 अध्यायों और 358 धाराओं में समायोजित किया गया। आगे है विषय IPC और BNS। हत्या में IPC धारा लगता है धारा 300 और BNS में धारा 101। हत्या के लिए सजा, इसमें IPC धारा लगेगा 302 और BNS धारा 103। हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा में IPC धारा लगता है 303 और BNS में लगेगा धारा 104। बलात्कार के लिए IPC धारा जो है यह 375 है और BNS में धारा 63 है। बलात्कार के लिए सजा IPC में हो जाएगा 376 धारा और BNS में धारा 64 हो जाएगा। दहेज हत्या, इसमें IPC धारा 304B लगाया जाता और BNS में धारा 80 होगा। मानव तस्करी में IPC धारा हो जाएगा 370 और BNS धारा हो जाएगा 143। चोरी के लिए सजा, इसमें धारा लगेगा IPC धारा जो है इसमें 379 लगेगा और BNS में धारा 303(2) लगेगा। आगे देखेंगे नए प्रावधानों को जोड़ना। धारा 48 भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना। धारा 69 छलपूर्ण तरीके आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना। धारा 95 किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या उसे शामिल करना। धारा 101 संगठित अपराध और धारा 112 छोटा मोटा संगठित अपराध से है। धारा 113 आतंकवादी कृत्य से है। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली कृत्य से है। धारा 226 वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास से है। धारा 304 छीनना या स्नैचिंग करने से है। प्रमुख विलोपन अप्राकृतिक यौन अपराध धारा 377 व्यभिचार और ठग आदि आएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। BNSS में 531 धाराएं हैं। BNSS में 531 धाराएं हैं और 39 अध्याय हैं, जबकि पहले CRPC में 484 धाराएं और 37 अध्याय थे। नए प्रावधानों को शामिल करना। धारा 86 घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। धारा 105 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग। धारा 107 संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। धारा 172 पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति। धारा 336 कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। धारा 356 घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय। धारा 398 गवाह संरक्षण योजना। धारा 472 मृत्यु दंड के मामले में दया याचिका। धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्यवाही की जाएगी। BNSS की कुछ प्रमुख विशेषताएं। FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कुछ भी हो। इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच 14 दिन में पूरी होनी चाहिए। बयानों की रिकॉर्डिंग। बलात्कार पीड़िता का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे बयान मोबाइल फ़ोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है।
यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष, किसी भी महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना। आगे देखेंगे गिरफ्तारी। 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों में डीएसपी की अनुमति के बिना वृद्ध या अशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। शुरुआती 15 दिन के बाद भी पुलिस रिमांड मांगा जा सकता है। आरोपी की रिमांड बीएनएसएस के तहत मांगी जा सकती है उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है। उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 60 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडनीय है। बीएनएस और पीओसीएसओ के तहत कुछ यौन अपराध मामलों में जांच सूचना दर्ज होने की तारीख 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस नए अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी। यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय की भी शामिल है, लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों या मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होता है। प्रमुख प्रावधान में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेज साक्ष्य के बराबर कानूनी वैधता प्राप्त होती है। द्वितीय साक्ष्य इसमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियां, दस्तावेज के समकक्षों से बनाई गई प्रतिलिपियां। इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज की सामग्री के मौखिक विवरण। नोट में देखेंगे दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान। रुद्रम 1 मिसाइल। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। इसकी मुख्य विशेषताएं में देखेंगे, यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। आगे देखेंगे समान नागरिक संहिता यूसीसी। प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मैं जोर देकर कहता हूँ कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है। यूसीसी के बारे में जानेंगे। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विस्तार। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामले में लागू होते हैं।
इसे राजनीति के निर्देश सिद्धांत के अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में, लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य है। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत है। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। शाह बानो मामले 1985 एवं सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून, हिंदू व्यक्तिगत कानून, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल हैं। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून अधिनियम 1937, जिसे शरीयत भी कहते हैं। पारसी व्यक्ति कानून, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, ईसाई व्यक्तिगत कानून, जिसमें आ जाएगा ईसाई विवाह अधिनियम 1872। आगे देखेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा, मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझने वाले से आग्रह करता हूं कि वे भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं। बार बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा करते हैं। आज हर योजना और पहल ऐसा लगता है कि यह चुनाव चक्र से प्रभावित है और हर गतिविधि राजनीतिक विचारों से रंगी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। समिति के मुख्य सिफारिश: पैनल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। स्थानीय निकाय चुनाव भी 100 दिन के भीतर होने चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324A लागू किया जाएगा। सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की सिफारिश में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं और नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172, जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है, में संशोधन करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदान सूची और मतदान पहचान पत्र तैयार कर सकता है। संविधान संशोधन को कम से कम आधे राज्य द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक है। ONOE को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन: अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि, अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं का विघटन, अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात स्थितियां। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के कई प्रावधान हैं। विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट ONOE के पक्ष में है। नोट में देखेंगे, समिति के अन्य सदस्य सुभाष कश्यप, अधिवक्ता हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी इसके सदस्य हैं। आगे देखेंगे सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, को केंद्र सरकार ने
21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। प्रमुख प्रावधान इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। प्रायोजिता यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को कवर करता है। हाइड्रोजन परियोजना यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोजन परियोजना की घोषणा की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोजन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूरदराज के क्षेत्र में पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। यह अत्यधिक उन्नत दूरसंचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनल का पूरक होगा। हाइड्रोजन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबिट सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्द में, हाइड्रोजन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। आगे देखेंगे विश्व वन्यजीव में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं देखेंगे। 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति हैं। यह रिपोर्ट 2015 से 21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिसने लगभग 4000 पेड़ों और जानवरों की प्रजाति को प्रभावित किया, जिसमें से 3250 CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध है। पशु प्रजाति का अवैध वन्यजीव व्यापार बाजार गैंडे के सींग 29%, पैगोलिन के सल्क 28% और हाथी का दांत 15% है। पादप प्रजातियों का अवैध व्यापार बाजार में देवदार 47%, शीशम 35% और अगरवुड 13% है। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट में देखेंगे। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जो है 2024 से 20 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजाति में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों पर अत्यंत ध्यान केंद्रित करती है। आगे देखेंगे दुनिया का सबसे गहरा ब्लू करताओं ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसे तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य बिंदु में देखेंगे। तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे भी की गुफा का नाम तामजा रखा गया है। भाषा में अर्थ है गहरा पानी। ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके आधार शैल, चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसी घुलनशील पदार्थ से बने होते हैं। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिम युग के दौरान हजारों वर्ष में हिम नदों के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत
का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं देखेंगे। रिपोर्ट विदाउट बोर्ड्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंकिंग 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेत को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा है। इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। भारत तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है, जो क्रमशः 158, 152 और 150वें स्थान पर है। प्रयुक्त संकेतक सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की है। इसके मुख्य बिंदु में देखेंगे। वैश्विक संदर्भ 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50 से 60 वर्ष में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या लगभग 10.3 बिलियन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में यह 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट शुरू होने का अनुमान है, जो सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। भारतीय संदर्भ अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होगी। 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद 12% की कमी आएगी। इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। नोट में देखेंगे। हाल ही में जारी UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अनुमानतः 144 करोड़ तक पहुंच गई है। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच का है। अनुच्छेद 244A। हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने का वादा किया था। संविधान का अनुच्छेद 244A अनुच्छेद 244A को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया था। यह संसद को असम राज्य के भीतर छठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्र को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने की अनुमति देता है। संविधान की छठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244A में अंतर। छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्र में विकेंद्रित शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाले परिषद मौजूद हैं। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं। वे कानून परिवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते और उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 244A जनजातीय क्षेत्र को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवसाय पर नियंत्रण है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। इसके मुख्य बिंदु में देखेंगे। वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 67 थी, जो वर्ष 2022 में यूनिकॉर्न की संख्या 68 से एक कम है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। शहर के हिसाब से बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर और मुंबई 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर रहा। नोट में देखेंगे, यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब है तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार आंकड़े में देखेंगे, भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ी है और 190.97 GB बड़े हाइड्रोजन और परमाणु सहित से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 44% है। फरवरी 2024 तक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्ष में 30 गुना बढ़ गई है और फरवरी 2024 तक 75.57 GW है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 45.15 GW हो गई है। बायोमास 10.2 गीगावाट है और लघु जल विद्युत जो है 4.99 गीगावाट है। बड़े हाइड्रो में देखेंगे, इसमें है 6.92 गीगावाट। अपशिष्ट से ऊर्जा 0.58 गीगावाट है। भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। आगे है भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005 और 6 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख बिंदु में देखेंगे, भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। यह 2013 और 14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है। विगत 9 वर्ष में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। बिहार 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर निकालने के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पे है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय एमपीआई के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया था। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई थी। आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट की मुख्य बातें। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग जो है या बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी से 32.59% से 90.28
8% की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्र में गरीबी में 8.65% से 5.27% की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। एमपीआई मूल्य में सुधार 2015-16 से 0.177 से 2019 से 20 में 0.066 है। सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। राज्य का प्रदर्शन देखेंगे। बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश में हुआ। बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश पहला नंबर पे, बिहार दूसरा नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरा नंबर पे और उड़ीसा चौथा, राजस्थान पाँचवा नंबर पर आ जाएगा। नोट में देखेंगे केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे तेज कमी देखी गई है। चुनावी बॉन्ड यह राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है जिसे 2017-18 के बजट में पेश किया गया और 2018 में लॉन्च किया गया। एडीआर बनाम यूओआई मामले में 5 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 19A में निहित मतदाताओं की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। चुनावी बॉन्ड के बारे में चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग तक के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा ने 1000, 10,000 और 1 लाख आदि के गुणांकों में किसी भी मूल्य के लिए जारी किया जाता था। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता था। 15 दिनों की समय अवधि थी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान किया गया था। इस योजना के तहत बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में 10 दिन की अवधि के लिए और लोकसभा के चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिन के लिए खरीद के लिए उपलब्ध थे। CMP कोप 40 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच समरकंद, उज्बेकिस्तान में वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक आयोजित की गई। इसका नारा था प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। स्लोगन इसका हो जाएगा प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। CMS के बारे में प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिक और विभिन्न हितधारकों का त्रैवार्षिक आयोजन है। UNEP के तहत यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन 1979 के रूप में जाना जाता है। यह 1 नवंबर 1983 को लागू हुई थी। भारत ने 1983 में गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके 2 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट 1 संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियां और परिशिष्ट 2 प्रवासी प्रजातियां जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत ने 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर में कोप 30 की मेजबानी की। कोप 40 के परिणाम पारिस्थितिकी संपर्क और वैश्विक भागीदारी की शुरुआत की गई। CMS परिशिष्टों में संशोधन किया गया जिसमें 14 अतिरिक्त प्रजातियां शामिल हैं। 6 नई प्रजातियों के लिए नई समन्वित कार्रवाई बढ़ाई गई। मध्य एशिया फ्लाईवे के लिए एक पहल पर समझौता हुआ जिसकी समन्वय इकाई भारत में स्थापित की जाएगी। नोट में देखेंगे CMS कोप 15 2026 में ब्राज़ील द्वारा आयोजित किया जाएगा। इंडियन AI मिशन में देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्ष के लिए
10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, एआई नवाचार को बढ़ावा देना, सभी क्षेत्रों में एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सामाजिक लाभ के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग भारत में एआई बनाना और एआई को भारत के लिए काम करना। नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाव इंडिया एआई मिशन के घटक 10,000 से अधिक जीपीयू या इससे अधिक की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। एआई को एक सेवा के रूप में पेश करने और एआई इनोवेटर को पूर्व प्रशिक्षण मॉडल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल के विकास और तैनाती का कार्य करेगा। इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई इनोवेशन के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करेगा। भारत भर के टियर 2 और टियर 3 शहर में डेटा और एआई लैब स्थापित किए जाएंगे। स्नातक, मास्टर स्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए एआई पाठ्यक्रम की अवधारणा बनाई जाएगी। डीप टेक एआई स्टार्टअप और भविष्य की एआई परियोजनाओं को निधि देना। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 यह चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य है भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इसे नीति आयोग की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी किया गया है। पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था। इस संस्करण में 16 लक्ष्य और 113 संकेतक हैं। इस 113 संकेतक शामिल हैं। देश के लिए कुल एसडीजी स्कोर 2023-24 के लिए 71 है। उत्तराखंड और केरल 79 अंक के साथ राज्य में शीर्ष पर है, जबकि चंडीगढ़ 77 अंकों के साथ केंद्रशासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पे है। बिहार 57 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पे है और झारखंड 62 अंक के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पे है। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख 65 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पे है। 2018 से सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम हैं। कुल 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी में हैं। प्रदर्शन श्रेणी 50 से 64 में 4 राज्य हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, नागालैंड और मेघालय है। आकांक्षी 0 से 49 और अचीवर 100 श्रेणी के अंतर्गत कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। एसडीजी 1 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु है और तमिलनाडु का स्कोर 92 हो जाएगा और बिहार का स्कोर 39 अंतिम स्थान पे है। एसडीजी 2 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल, जिसका स्कोर 84 है और बिहार स्कोर 24 अंतिम स्थान पे है। आगे देखेंगे इजराइल हमास युद्ध। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत जवाबी हमला किया। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। हमास या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। राफा क्रॉसिंग गाजा का दक्षिण भाग भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। गाजा जो है राफा क्रॉसिंग जो है यह भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर है। अल अक्सा मस्जिद पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है और मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषता। मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई है। वास्तुकार हो जाएंगे चंद्रकांत वी सोमपुरा ने अपनी 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया है। लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा निर्मित है। टाटा
टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। 5 मंडप हैं, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप हो जाएगा। मंदिर जो है यह 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें कुल 392 खम्भे हैं और 44 दरवाजे हैं। इसकी लंबाई 380 फीट है जो पूरब से पश्चिम है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। इसे बनाने में लोहा इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल रूप है, जिसे बालक राम नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोनों पर सूर्यदेव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर हैं। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिण भुजा में हनुमान का मंदिर है। अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद राजा, माता सबरी, जटायु और देवी अहल्या को समर्पित है। नोट में देखेंगे भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया। अरुण योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। इनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पिरपैझिया गांव, जो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, पिरपैझिया गांव समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हो गया। जननायक के नाम से लोकप्रिय, सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से और दूसरी बार हो जाएंगे 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में से हटा दिया। इन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया। इसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। भारत रत्न के बारे में, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। इनमें ये शामिल हैं: पहला हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा चौधरी चरण सिंह और चौथा PB नरसिंह राव और 5वां हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CB रमन थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हो जाएंगे और 50वां व्यक्ति जो है वह लाल कृष्ण आडवाणी है। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, अब इनके बारे में जानते हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई। उनका जन्म, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हो जाएगा 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वर्ष 1942 में वे RSS से जुड़े और वर्ष 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्य में से एक थे। वे नेत्रा उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे। आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1979 में द पीपल डेट्रॉयट पुस्तक लिखी थी। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। इन्होंने राम मंदिर के समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। यह रथ यात्रा
25 सितंबर 1990 को शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 की रात को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश किया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा चलाया गया। राजनीतिक कैरियर देखेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक कैरियर हो जाएगा 1967 से 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और वह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा में सदन के नेता भी चुने गए। 1989 में पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 7 बार लोकसभा के लिए, 1 बार नई दिल्ली से और 6 बार गांधीनगर सीट से और 4 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह दिसंबर 1902 मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। हाल ही में 51वां भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में संसदीय सचिव बने। उन्होंने भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बाद में इसका नाम बदलकर लोक दल कर दिया। 1967 में और फिर 1970 में यूपी के 5वें मुख्यमंत्री बने। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। वित्त एवं गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 20 अगस्त 1979 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए किसान घाट के नाम से एक स्मारक बनाया गया। प्रसिद्ध कृतियां देखेंगे। किसानों के लिए उनके योगदान के कारण 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952 पेश किया गया। कृषि विषय पर उन्होंने किताबें लिखी। भारत की आर्थिक नीति, गांधीवादी खाका, भारत का आर्थिक दुःस्वप्न, कारण और उपचार। उनके महत्वपूर्ण प्रकाशन हो जाएंगे जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती का एक्सरे, भारत की गरीबी और उसके समाधान आदि। आगे देखेंगे भारत रत्न पामुलापाटी वेंकट नरसिंह राव को। वेंकट नरसिंह राव का जन्म हो जाएगा 28 जून 1921 तेलंगाना में। हाल ही में 52वें भारत रत्न से सम्मानित किए गए। 1971 में वे आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बने। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार में उन्होंने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने केंद्रीय विदेश, मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। 23 दिसंबर 2004 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया। इनकी प्रसिद्ध कृतियां देखेंगे। इन्होंने स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के लिए प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेई पदागलू का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफान प्रकाशित किया। उनकी आत्मकथा द इनसाइडर 1998 में प्रकाशित हुई। एलपीजी सुधार पेश किए। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। उनके कार्यकाल के दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ। भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन 7 अगस्त 1925 को जन्म और 28 सितंबर 2023 को निधन। हाल ही में 53वें भारत रत्न से सम्मानित किए गए। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
इनके बारे में संबंधित तथ्य देखेंगे। 1961 से 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे। 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। 1979 से 1980 तक कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव रहे। 1982 अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष रहे। 2007 से 2013 तक राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान: 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता, 1994 में UNEP सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार और 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक, 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल। राष्ट्रीय स्तर का सम्मान: 1961 में SS भटनागर पुरस्कार, 1967 में पद्मश्री पुरस्कार, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण और 1999 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। आगे देखेंगे 61वां वित्त आयोग। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद 280(1) के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं, और सचिव हो जाएंगे ऋत्विक रंजन पांडे। सदस्य हो जाएंगे अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं मनोज पांडा। कार्य क्षेत्र में देखेंगे वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य के बीच करों के बंटवारों की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांत का निर्धारण करना। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना। आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा और उस पर उचित सिफारिशें करेगा। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे और इसकी अवधि 2020-21 से 2025-26 तक थी। 16वें वित्त आयोग 5 साल की अवधि जो 2026-27 से 2030-31 तक के लिए गठित किया गया है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसे अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी है। 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार के 1 पद भी सृजित किया गया है। विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा में देखेंगे बिहार के झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल संसद में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग हाल ही में उठाया, लेकिन 2024-25 बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार, आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है। विशेष राज्य श्रेणी को 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। यह राज्य के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। विशेष राज्य के लिए मानदंड: पहाड़ी और कठिन इलाका, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीति स्थान, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन, राज्य के वित्त की गैर व्यवहार प्रकृति। नोट में है उपरोक्त मानदंड गॉडविल फॉर्मूला पर आधारित है। विशेष राज्य लाभ: पहला है केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र वहन करता है। दूसरा देखेंगे खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होता और अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है। तीसरा है राज्य को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है, जैसे कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में रियायत।
केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उनके पास जाता है। राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना है। नोट में देखेंगे 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। 14वां वित्त आयोग ने कर हस्ताक्षर के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने का भी सुझाव दिया है। COP28 UNFCCC की पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त राष्ट्र अमीरात में आयोजित किया गया। COP28 के नतीजे 4 स्तंभों के अंतर्गत शामिल हैं। पहला स्तंभ हो जाएगा एक उचित, व्यवस्थित और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करना। 2030 तक दुनिया की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना कम से कम 11,000 गीगावाट तक करना। 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर 2% से दुगनी होकर 4% से अधिक हो जाएगी। तेल और गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर के 52 हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शुद्ध शून्य संचालन के लिए प्रतिबद्ध हैं। फ्रांस के नेतृत्व में कोल ट्रांजिशन एक्सीलरेटर लॉन्च किया गया, जो कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा स्तंभ है जलवायु वित्त को ठीक करना, हानि एवं क्षति निधि का संचालन, ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा 66 राष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शीतलन संबंधी उत्सर्जन में 68% की कमी के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। तीसरा स्तंभ है लोगों, जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना। सतत कृषि, लचीला खाद्य प्रणाली और जलवायु कार्रवाई पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा का शुभारंभ। जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप लॉन्च किया गया। चौथा स्तंभ है हर चीज को पूर्ण समावेशित के साथ रेखांकित करना, युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति। COP28 जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्सचेंज पार्टनरशिप लॉन्च की गई। जलवायु कार्रवाई पहल के लिए खेलों पर रणनीति की प्रस्तुति। नोट में देखेंगे COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए कमजोर देश के लिए नुकसान और क्षति कोष को मंजूरी दी गई है। इस कोष में UAE ने $100 मिलियन, यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन, USA ने $17.5 मिलियन एवं जापानी $10 मिलियन योगदान देने का वादा किया है तथा इसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में COP33 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्सचेंज समिट में स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टसन, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसिटो न्यूसी और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया। पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअधिनियम 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू किया गया। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी अवधि हो जाएगी 2023-24 से 2025-26 तक। इस पर कुल व्यय हो जाएगा 24,104 करोड़। उद्देश्य इसका है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। योजना इस पर केंद्रित है पक्के मकान का प्रावधान, मोबाइल टावरों की स्थापना, पाइपों से जल आपूर्ति, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, संपर्क सड़कें, दवा के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयाँ, छात्रावासों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देना, 0.3 किलोवाट और ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, यह 106
106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है, जबकि यह 128वां संविधान संशोधन बिल था। विधेयक के उद्देश्य: यह लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा एससी और एसटी आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों की आरक्षण करता है आधार पर आरक्षित की जाएगी। आरक्षण 15 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। नोट में देखेंगे, अनुच्छेद 330A और 332A को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 170(3) और 82 में संशोधन किया जाएगा। लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने इसका विरोध किया। 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। G20 दिल्ली घोषणा पत्र में प्रावधान: रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एक्सचेंज नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप। महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण। ग्लोबल डिजाइन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। G20 में पहली बार UNGA 75/1 पर समझौता हुआ। अफ्रीकी संघ सम्मिलित हुई। वैश्विक जैव ईंधन पर गठबंधन हुआ। ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। आगे है कंपनी की श्रेणियाँ। कंपनी की 3 अलग अलग श्रेणियाँ हैं, अर्थात महारत्न आएगा, नवरत्न आएगा और मिनी रत्न आएगा। अक्टूबर 2024 में 14वां महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी। 13वां महारत्न कंपनी हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगस्त 2024 तक भारत में 21 नवरत्न कंपनियां हैं और 21वीं नवरत्न मंझगांव डार्क शिपयार्ड लिमिटेड है और 20वां हो जाएगा IR इरडा। महारत्न के मापदंड: नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो, 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए, 3 साल के लिए औसत वार्षिक टर्नओवर 15,000 करोड़ होना चाहिए, कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होना चाहिए। नवरत्न की मानदंड: मिनी रत्न आई सूची A का दर्जा प्राप्त हो, पिछले 5 वर्ष में से 3 वर्ष की रेटिंग अच्छी या उत्कृष्ट हो, 6 प्रदर्शन संकेतकों पर 60 या उससे अधिक समग्र स्कोर हो। न्यूनतम सार्थक मूल्य देखेंगे। MSP सबसे पहले 1966-67 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया था। बुआई की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा MSP का वाणिज्यीकरण किया गया। 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित मूल्य की घोषणा की गई। MSP से जुड़ी कुछ शर्तें: A2 किसानों द्वारा रसायन, उर्वरक, बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया व्यय। A2+FL A2 पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत के साथ है। C2 इसमें A2+FL के साथ साथ निश्चित पूंजीगत संपत्ति और किसानों द्वारा भुगतान किया गया किराया शामिल है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें 2004: सरकार को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक MSP बढ़ाना चाहिए, यानी MSP लागत बराबर C2 प्लस 50%, लेकिन सरकार लागत की गणना 1.5 गुना A2+FL के रूप में करती है। भारत का नया संसद भवन: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 सितंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया।
आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। नए संसद भवन की विशेषताएं। इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन में 6 द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार, सरदुल्ला द्वार, हमसा द्वार और गरुड़ द्वार, मकर द्वार है। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर 1275 सीटें हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र संगोल की स्थापना की। संगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। आगे देखेंगे 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट। इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट द्वारा संकलित और 2 अप्रैल 2024 को इसरो द्वारा जारी किया गया। भारतीय परिदृश्य। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब तक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिनमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल हैं। 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिसंचालन उपग्रहों की संख्या LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 है। इसके अलावा 2023 के अंत तक 3 भारतीय अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे, अर्थात चंद्रयान 2 ऑर्बिट, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल। 2023 तक भारतीय प्रक्षेपणों के कुल 82 रॉकेट निकायों को कक्ष में स्थापित किया गया। PSLV C3 का ऊपरी चरण 2001 में आकस्मिक रूप से टूट गया था और 371 मलबा उत्पन्न हुआ था। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट निकाय अपनी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किए गए। इसी के साथ आज का न्यू एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2025 जो जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक था, इसका न्यूज @ 365 मैंने करवा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।